अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है में मैं आपकी होस्ट मुबशरा हफीज़ आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास अजीज़ साहब। हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ओबेसिटी, मोटापे के ऊपर और ज़िंदगी सेहत को कैसे मज़ीद खुशगवार बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो हम जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इन जनरल रिव्यूज़ आप क्या ओबेसिटी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? ओबेसिटी को मोटापा कहा जाता है और मोटापा का मतलब है कि आपके जिस्म में ज़ायद चर्बी का मिक़दार हो गया है, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ गया है। जी, और अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी कोई डेफिनेशन देते हैं तो फिर आप उसको कैसे बेसिक करेंगे? जो हम अगर कोई हमारे पास आता है और वो कहते हैं जी हम मोटापे का शिकार हैं, तो उसके लिए हमें उनकी हाइट और वेट चेक करना पड़ता है। उससे एक कैलकुलेशन होती है बीएमआई की। उस बीएमआई से हमें पता चलता है कि ये किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अगर आप पूछें नॉर्मल बीएमआई क्या है, तो नॉर्मल बीएमआई इज़ 18 टू 24.9, यानी कि 25 तक आपका बीएमआई नॉर्मल है। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो उसकी क्लासेस चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर आपका 25 से 30 पे हैं आप, तो आप ओवरवेट हैं। अगर आप 30 से 35 हैं तो आप क्लास 1 ओबेसिटी में आते हैं। अगर 35 से 40 पे हैं तो आप क्लास 2 में आ रहे हैं, और अगर 40 अबव हैं तो आप क्लास 3 में। अच्छा, मतलब इसको भी, मोटापे को भी कैटेगराइज किया जाता है? जी बिल्कुल, हर चीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। हर कैटेगरी की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। जी, और नाजरीन को मैं बताती चलूँ कि हम लोग अवेयर नहीं होते इस चीज़ से, हम लेबलाइज कर देते हैं पेरेंटी लोगों को देख के कि ये तो मोटा है। उससे साइकोलॉजिकली भी बड़ा अफेक्ट हो रहा होता है इंसान के ऊपर, और वैसे भी वो फिर हम लोग अवेयरनेस नहीं लेते, डॉक्टर्स के पास कंसल्ट नहीं करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए हमें सबसे पहली बात यह कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस देनी है। जो मोटापे का शिकार है उनको भी अवेयर करना है, और जो मोटापे का शिकार नहीं है उनको भी अवेयर करना है, ठीक है। ताकि आप जब एक मोटापे वाला शख्स जो है वो अगर सोसाइटी में कहीं जा रहा है या कहीं भी जॉब पे है, किसी भी जगह पर है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उससे भी हमने लोगों को बचाना है, एजुकेट करना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं बेसिकली मोटापे की? बेसिकली जो मोटापे के कॉजेज़ हैं वो ये है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप लेज़ी हैं, आप काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये एक मेन रीज़न है जो कि आपका वज़न बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप जो खा रहे हैं आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे उस एनर्जी को, तो वो एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, लैक ऑफ स्लीप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। फिर इसके अलावा डिप्रेशन है, सर्टन मेडिकेशंस हैं जो आप लोग लेते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन्स हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन्स हैं, और आपके जेनेटिक्स जो हैं, आपकी बॉडी मेकअप ऐसा है कि आप कुछ भी खाते हो तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आप फैट होने की तरफ जा रहे हैं। जी, कुछ लोगों की बॉडी में ऐसा टेंडेंसी होती है कि वो मोटापा गेन करें, या फिर ये इसका ताल्लुक आपके फूड से होता है, आपके स्ट्रेस से होता है, या मेडिसिन जो आप किसी और बीमारी के लिए ले रहे हैं उससे जो होता है? ओबेसिटी है वो उसका एक फैक्टर नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। यानी कि इसके बहुत से कॉजेज़ हैं जो कि हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारी कॉजेज़ इसके बन रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर कोई बंदा इस ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए, रिस्क फैक्टर्स आपकी एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक रिस्क फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो जेनेटिक्स है वो एक टेंडेंसी आपकी है। अगर आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं रखेंगे, या आप खा रहे हैं और आप अपनी कैलोरीज को यूटिलाइज़ नहीं करें, तो आप उस तरफ जाना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर मोटापा आ जाए तो फिर उससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इस तरह भी नोटिस किया कि कुछ लोग होते हैं जो खाते हैं, लेकिन उसको, जिस तरह आपने कहा कि अपनी फ़ैट को बर्न नहीं करते हैं और वो सो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनको मैंने देखा वो बड़े स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, मतलब उन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या ऐसी चीज़ है? बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि मोटापा क्यों हो रहा है और उसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। अगर आप ब्रॉडली देखें, पाकिस्तान में 80s में अगर एक रिसर्च के मुताबिक 11% ओबेसिटी थी, लेकिन अब आपके अंदाजे में आप क्या समझते हैं कितनी होनी चाहिए? अभी कितनी हो चुकी होगी? ख़वातीन की रेशो देखी जाए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अभी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 35% लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं, जिसमें ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों कैटेगरी शामिल करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये पिछले कई सालों में क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारे यहाँ जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा उसने जगह ले ली हमारी रेगुलर मील्स की।
हम जब भी जाते हैं हम इजी फूड की तरफ जाते हैं कि जल्दी से खा लें, और वो जो हम खाते हैं उसमें कैलोरी कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो थोड़ा सा खाना खा के भी हम शायद 2-3 खानों की मिकदार के बराबर कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं जी। और अगर ऑफिशियल ऑफिस गोइंग लोग भी हैं तो उनमें भी यही होता है कि काफ़ी आप लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट डिनर कर रहे होते हैं और आप लोग ले रहे होते हैं, जिस तरह सेवर हो गया, आप जंक फूड्स ले रहे होते हैं, बर्गर्स ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी आई थिंक बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो डाइजेस्ट मेरा ख्याल से प्रॉपर्ली नहीं होता। इस तरह का मैकेनिज्म होगा वो ज़रा आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि किस तरह से ये बॉडी में अफेक्ट करती है ये फूड। देखिए बात ये है कि आपने डाइट जो लेनी है उसको बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की एक रेशो है, उसमें फ़ैट की एक रेशो है, आपके प्रोटीन्स होने चाहिए, आपके मिनरल्स होने चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह की डाइट्स लेते हैं तो इसमें ये पूरी तरह से ये कंटेंट्स बैलेंस्ड डाइट नहीं होती, ठीक है, तो उसको हमने अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ओवरऑल रेशो जो है हमारे पाकिस्तान में, अब आप बताइएगा कि कितनी रेशो है पाकिस्तान में इस ओबेसिटी की राइट नाउ, जो हमारी करंट सिचुएशन। देखिए करंट तो हमारे यहाँ रिसर्च का तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी रिसर्च नहीं हो रही, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक मैंने आपको भी बताया है कि तकरीबन 30 से 35% हमारी जो आवाम है वो ओबेसिटी या ओवरवेट का शिकार है। जी अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अगर कोई बंदा ओबेसिटी का शिकार है तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मज़ीद? देखिए मोटापा बज़ाते खुद एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हम पेशेंट्स में देखते हैं वो कि डायबिटीज़, जिसको हम आमतौर पे शुगर कहते हैं, वो हो जाती है, फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, दिल का आर्जा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, फिर बैक एक और जॉइंट्स में पेन हो सकती है। जब वज़न ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी आपकी अगर 70 kg के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है और आप उस पर 180-200 kg डाल रहे हो तो उस पर वेयर एंड टेयर के इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन में बांझपन की जो बीमारी है वो भी ओवरवेट होने की वजह से सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का भी बहुत वो होता है, शिकायत होती है लोगों को। ये बड़ी अच्छी बात की है आपने कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं बंदे, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में डायबिटीज़ बहुत रन करती है एंड आई वाज आल्सो ओबीज़, मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट थी, तो मैंने अपना वेट काफ़ी हद तक रिड्यूस किया ना, एंड व्हेन आई विजिटेड डॉक्टर, हमारी फैमिली में है चूँकि तो मेरा अपना चेकअप फॉलोअप कराना ज़रूरी होता है। डॉक्टर ने मुझे यही बात कही थी कि आपने अपने आप को डायबिटीज़ से बचा लिया मोटापा कम करके। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जब मोटापा होता है तो दिस इज़ एक्चुअली अ कॉज के जो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है। सबसे पहली बात डायबिटीज़ हो जाती है, और डायबिटीज़ तो खुद एक कॉज है बाकी और बीमारियों की, जिसमें आपका हार्ट ट्रबल हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आप अपनी ओबेसिटी को जब तक कम नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी और जो आपकी सेहत है वो खुशगवार नहीं हो सकती है। तो मज़ीद इस पे आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि कैसे इससे प्रिवेंशन हम करें, हम जो ओबेसिटी है प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप डिवाइड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक आपकी डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है अपना, ठीक है। फिर आप जो खा रहे हैं आपने उसकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसको देखना है, ठीक है। फिर आपकी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसको आपने चेंज करना है। फिर आपकी कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि ओबेसिटी को कम करती हैं। और लास्टली अगर आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं एटलीस्ट 6 months to 1 year, तो फिर बात सर्जरी की आती है। उसमें भी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम किस तरह से मोटापे को कम कर सकते हैं या उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब मुझे अब बताइएगा कि जिस तरह से आपने अभी बात की है कि मैं भी बाहर भी जब मेरा ओबेसिटी पे बात हो रही थी तो यहाँ पे मैंने लोगों से सुना कि हम लोग भूखे रहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं और वेट कम करने के लिए हम लोग को सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, वो उसी इंटेंसिटी में है। तो इसको ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि व्हाट इज़ दिस। मेरा जो अपना पर्सनल व्यू था वो ये होता है, या तो वाटर रिटेंशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि उसका इंटेक भी बहुत ज़रूरी होती है, और जब आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, तो वो रिटेन कर जाता है बॉडी में, तो उससे भी बंदा मोटा हो जाता है, आपका वेट कम नहीं होता है, एक जगह पे आके स्टिक हो जाता है। तो उसको ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि ये ऐसा क्या है कि आप कुछ खा भी नहीं रहे, आपका वेट भी नहीं कम हो रहा। देखिए सिर्फ खाना पीना छोड़ देने से वेट कम नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी वॉक्स शुरू करें, ऐसा कि आप ये देखिए कि ज़रूरी है कि दिन में 20 से 30 मिनट जो है आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। जिम जाएं, चाहे आप वॉक्स करें अपनी, तो ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं डाइट के साथ। और जो हम डाइट करते हैं जी
क्रैश डाइटिंग, उसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो है एक वक्त खा रहे हैं और उसमें आप इतना खा जाते हैं कि वो पूरे दिन की कमी पूरी हो जाती है। और उस डाइट में वो जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह आपने क्रैश डाइटिंग की बात की है, मैंने रिसेंटली एक ऐसा ही केस देखा कि उन्होंने इतनी शदीद क्रैश डाइटिंग की है, फाके की हैं बाकायदा, और उनकी वजह से अब उनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि उनकी हड्डियों में इंजेक्शंस लगते हैं, मतलब बोन्स अफेक्ट होना शुरू की। वेट तो कम हो गया, वो तो आपने अचीव कर लिया, लेकिन हड्डियाँ अब अफेक्ट हो रही हैं। आप ज़रा ये भी हमारे नाजरीन को अवेयर करें। सबसे पहली बात कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन का शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट कह लें कि 90% जो फंक्शन हो रहे हैं वो प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। आपके हार्मोन्स प्रोटीन है, आपकी बाकी मसल्स जो हैं वो प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन खाना छोड़ देंगे तो आपके बॉडी से प्रोटीन लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रोटीन लूज़ होगा तो आपकी बॉडी में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होगी कि आप डेली जो काम काज है, चलना फिरना, वो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से अपने आप को बचाना है कि आपका कम से कम 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने 24 आवर्स में लाजमी लेना है। अगर आप नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अपने प्रोटीन को यूटिलाइज़ कर रही है। सिंपल जो प्रोटीन आपके पास है वो आपका मसल है। अगर मसल कम हो रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। पर डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइएगा, जो ओबेसिटी है वो किस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो अफेक्ट करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आप देखें, अगर एक मोटापे का शिकार शख्स है, वो अगर जॉब पे जा रहा है तो वो अपनी तरह उसके लिए वहाँ पे काम करना, पूरी उस तरह से उसको एफर्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर आप अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल करना मुश्किल होता है। आप किसी जगह शादियों पे जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे या तो जाते हुए घबराते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैं। आप बहुत से लोग इन चीज़ों से डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये इन चीज़ों से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि डेफिनेटली अपीयरेंस मैटर अ लॉट। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। जब तक आप अच्छे नहीं दिखेंगे, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो ट्राई टू रिड्यूस योर वेट। और जिस तरह से डॉक्टर साहब भी आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाता है। एनीवेज डॉक्टर साहब, मुझे फर्दर बताइए कि इन सब चीज़ों से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है जो ओबेसिटी है? सिंपल देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम डाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ काउंसलिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑलरेडी कुछ लोग जो वेट रिड्यूस कर चुके हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। फिर आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि वो आपको बताएं कि जी आपको एक पॉजिटिव इंकरेजमेंट दें ताकि आप उस तरफ उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, तीसरी बात ये है कि आप प्रॉपर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को जाकर मिलें, उनसे एक प्लान लें और फिर उसको फॉलो करें। ठीक है, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आप अपना वज़न कम कर चुके हैं तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। यू हैव टू मेंटेन इट, और मेंटेन करने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको लंबे अरसे तक लेके चलें। ओबेसिटी इज़ जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, कि आपने स्प्रिंग को प्रेस करके रख दिया और आपने उसको फोर्स लगाई हुई है, और जैसे ही वो फोर्स ख़त्म होती है तो वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वापस आ जाती है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपको चलना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइएगा कि अक्सर एक फ़ियर होता है वेट रीगेन का। जी, तो अब मुझे बताइए कि ओबेसिटी, मोटापे से को आपने रिड्यूस तो कर लिया, अब रीगेन के कितने चांसेस हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या एफ़र्ट की है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट पे। ठीक है, अगर आप डाइट करते हैं तो डाइट से आप तकरीबन 7 to 10% अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, और जैसे आप डाइटिंग छोड़ेंगे तो आप दोबारा से वो वेट पुट ऑन कर देंगे। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपकी वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, तो उनका रोल तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 15% तक आ जाता है। इसी तरह आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो भी उनका भी 10 to 12% आपकी रिडक्शन पे इफ़ेक्ट होता है। जहाँ रही बात तीसरी की, जब आप इन सारी चीज़ों से निकल कर सर्जरी की तरफ आते हैं, जो कि जिसको हम बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, वेट लॉस सर्जरी आम अल्फाज में, तो उसमें तकरीबन आपका जो एक्सेस बॉडी वेट है जो कि आपका नॉर्मल से जो ज़्यादा है उसका तकरीबन 75 to 80% रिड्यूस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें भी कैटेगरीज़ हैं, कोई रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स हैं, कोई मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपने स्टमक का साइज़ छोटा कर दिया, और मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपने उसको इंटेस्टाइन को बाईपास कर दिया कि आप जो कुछ खा रहे हैं तो वो कम से कम एब्जॉर्ब हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। वेट रीगेन की जहाँ तक बात है, तो किसी भी प्रोसीजर के बाद, किसी भी जो एफ़र्ट आप कर रहे हैं उसके साथ वेट रीगेन होने के चांसेस होते हैं। डाइट और मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट कह लें क्लोज टू 100% वेट रीगेन के चांसेस होते हैं। और अगर सर्जरी की हम बात करें तो उसमें तकरीबन 10 to 15% लॉन्ग टर्म वेट रीगेन है। और जब आप डाइट कर रहे हैं तो उसमें आप जैसे ही छोड़ते हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स आप वापस रीगेन कर जाते हैं। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी ऐसा ही है। सर्जरी के बाद ये है कि कम से कम 5-6 साल अगर आप एहतियात करते हैं तो वो आपका वेट रीगेन नहीं हो पाता, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम अब सर्जरी करवा लें, हम डाइट नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सर्जरी करवा लें, तो वो भी एक तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं और आपने अपनी बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं किया, आपने खाना नहीं छोड़ा, आपने ड्रिंक्स जो हैं वो लेना नहीं छोड़ी, आपने मीठा खाना नहीं छोड़ा, तो ये सर्जरीज आपको हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम में चले जाएं, वहाँ पे आपको वो चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। आपको पहले अपनी साइकोथेरेपी करनी है, अपने आप को समझाना है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे अपनी लाइफ को एक सीधे ट्रैक पे रखना है। वो होता है कि आप किसी दावत में जाते हैं, आपका दिल करता है खाने को, लेकिन आप अवॉइड करें। ठीक, पोर्शंस में भी तो आप खा सकते हैं, मतलब चंक्स में भी अगर आप पूरा दिन फॉलो करें किसी डाइट को। और डॉक्टर साहब आपने एक और बड़ी अच्छी बात की कि कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, उनका मुझे बताइए कितना अफेक्ट होता है, क्या वो हेल्पफुल होती हैं वेट रिडक्शन के लिए? देखें, उसमें वही बात BMI की, दोबारा BMI की बात आ जाती है। अगर आपका BMI 30+ है तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया वो लॉन्ग टर्म आप ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। हर मेडिकेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रॉपर अपने फिजिशियन के पास जाना है, उनसे प्रिस्क्राइब करानी है और प्रॉपर फॉलोअप्स रखने हैं अपने। तो उससे भी तकरीबन आपको मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन 10 से 15% जो है वेट रिड्यूस हो सकता है, लेकिन जैसे आप वो छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वेट रीगेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग जिम भी ज्वाइन करते हैं और जिम ज्वाइन करने के बाद भी वो कहते हैं जब छोड़ते हैं तो वेट रीगेन हो जाता है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, ऐसा क्यों होता है कि जिम करें और छोड़ें? क्या वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या क्या ऐसा चीज़ होती है? देखिए, बॉडी की बात है कि कुछ बॉडीज़ बनी ऐसी हैं कि वो अपने फ़ैट को एक्यूमुलेट करती हैं। ठीक है, अगर आप जिम जा रहे हैं, आपने वेट रिड्यूस कर दिया, तो वाई यू आर स्टॉपिंग द जिम थिंग। ठीक है, आप क्यों अपनी एक्सरसाइज को छोड़ें? एक हेल्थी पैटर्न है, आपको इसको लेकर चलना है। मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी की बात है। एक तो वेट रिड्यूस कर दिया, उसके बाद आपने उसको मेनटेन करना है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी को 1800 कैलोरीज चाहिए 24 आवर्स में और आपने अपनी कैलोरीज रिड्यूस नहीं की, तो आप वेट रीगेन करोगे। फिर अगर आप वेट रिड्यूस कर चुके हो अपनी डाइट के साथ और अपनी एक्सरसाइज के साथ, आप उस पैटर्न को अगर जारी नहीं रखोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी दोबारा से उस क्यूमुलेटिव फेज़ में चली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल से बॉडी डबल नहीं वो फैट गेन कर लेती है अगर आप एक दफ़ा रिड्यूस? देखिए, आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि डबल कर सकती है या 3 टाइम्स करती है। आपने अपने आप को एक हेल्थी लाइफस्टाइल में रखना है, उसके लिए आपको फिर अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोग जब मेंटेनेंस पे आते हैं तो उनको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है। आप पहले अगर 20-30 मिनट्स करें तो आपको 60 मिनट्स तक भी जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कोई ऐसा हेल्दी लाइफ पैटर्न जिसको लोग फॉलो करें और इस ओबेसिटी से बचा जा सके, कोई ऐसी चीज़ जो आप गाइड करना चाहते हैं? देखिए, हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। आप अपने लाइफ को उठा के देखें, उसको पूरे 24 आवर्स में देखें, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप स्नैक्स कितने ले रहे हैं, आप जो जंक फूड है वो कितना ले रहे हैं, आप स्वीट्स कर रहे हैं कितनी ले रहे हैं, फिर आप जो है वॉक एक्सरसाइजेज आपकी कितनी हैं, वो उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी लाइफ किस पैटर्न पे जा रही है। जी। अच्छा, बहुत सारे ऑफिस गोइंग लोग जो होते हैं वो बैठ के काम करने वाला उनका होता है, तो क्या आप इस तरह कह सकते हैं कि उन लोगों में ओबेसिटी का चांस ज़्यादा होता है या फिर ये बस आपके खाने पीने और आपके लाइफ पैटर्न पे ही डिपेंड करता है? मैंने पहले भी जिक्र किया कि इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। ठीक है, आप एक चीज़ को नहीं कर सकते कि ये कर रहे हैं तो वो नहीं होगा और ये कर रहे हैं तो होगा। ये सारी बात हमने की है कि हम अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल यही है ना, आप ऑफिस में बैठे हुए आप
आपने फिर उस टाइम को अगर आप ऑफिस में सर्व कर रहे हैं तो फिर आपने अपने आप को टाइम देना है जिम जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए। तो वो आपने अपनी हेल्दी लाइफ खुद ही डेवलप करनी है। जब तक आप खुद नहीं चाहते पतला होना या आप अपने आप को अच्छा नहीं करना चाहते, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इवन के डाइटिशियन भी, डॉक्टर भी, कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी हेल्पफुल सी डिस्कशन थी। और नाजरीन, अगर आपको भी मज़ीद हमसे सवालात पूछने, अब अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हैं तो हमारा व्हाट्सएप स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप उस पर हमें ज़रूर मैसेजेस करें। ईमेल एड्रेस आपको ज़रूर मिल रहा होगा, आप अपनी ईमेल से हमें आगाह करें, अपने मैसेजेस करें। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं आपकी होस्ट मुबशरा आपसे इजाज़त चाहेगी। खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।